क्या ही कि उस आदमी ने बिल्कुल ना मासेस को एजुकेट करना है, ना मासेस को कोई रिलीजियस मैसेज देना है। कुछ है भी जो अच्छे फ़िल्में ही बनाते हैं मगर वे गिनती के ही है। फिर भी उनका थ्योरी यही है कि किसी तरह दोस्त के 10 बने। उनके हृदय में कभी ये चीज़ नहीं। पढ़े-लिखे लोग भी आकर अनपढ़ खोद गए हैं। इस लाइन में आकर और किस प्रकार से उनको सीधे रास्ते पर लाया जाए, वह अगर कोई आप रास्ता बना बात सकते हैं, तो उसके लिए हम सब तैयार हैं। यानी कि क्या करें? अब आप कल्याण जी से कहिए कि कई आप जिस प्रकार का संगीत या कहेंगे, मैं क्या करूँ भाई? मुझे झिमड़ है उस प्रोड्यूसर की। बिल्कुल, उसकी जो डिमांड है ना ये तो मैं बात समझा, मनमोहन जी, यह बात मैं समझा। यह तकलीफ़ आपकी नहीं है, ये तकलीफ़ सबकी है, क्योंकि कोई भी आदमी यहाँ अकेला नहीं है। एक बड़े सामाजिक जल के सारे लोग हिस्से हैं, कोई आदमी अकेला नहीं जी रहा है, अपनी मर्ज़ी से नहीं जी रहा है, एक बड़े जाल के हिस्से है। लेकिन यह बात इस जहाँ में किसी भी आदमी के से कहिए तो वह यही कहेगा कि हम तो इस जाल के हिस्से हैं। आप अगर सोचते हो कि प्रोड्यूसर या नहीं कहेगा तो आप गलत सोचते हैं। प्रोड्यूसर भी यही कहेगा कि हम क्या कर सकते हैं, जहाँ से हम रुपए लाते हैं, हम यह करते हैं, वे इसलिए रुपए देते हैं। मेरा मतलब मेरा मतलब यह है, ये जो बात है, ना ये बात सार्थक है तब थी जबकि कोई इस हालत में होता जो कह सकता है हाँ, मेरे लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है, सारे लोग इकट्ठे ज़िम्मेदार हैं। एक इंटर डिबेट्स है, सारे लोगों की, यह तो बात ज़ाहिर हो गई, ये तो समस्या हुई, इस पर रुक नहीं जाया सकता। मेरा मानना है कि आनंद जी करते हैं कम, वे जो करते हैं वह उन्हें करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। वे एक बड़ी जाल में हिस्से हैं, लेकिन कुछ काम जो उस बड़े जाल में बिना वे कर सकते हैं, वो बड़ा जाल चलता है, उसके वे हिस्से हैं, वे भी चलते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन कुछ वे गा सकते हैं, वो जो वे पैसे के लिए नहीं गाते हैं। कोई नाच सकता है जो पैसे के लिए नहीं। मेरा मतलब यह है कहीं से हमें तोड़ना पड़े, और यह तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि आप सारे जाल को तोड़ें तब कुछ होने वाला है, यह तो हो नहीं सकता। हाँ, मैं तो अपने हिस्से में कुछ काम तोड़ने की कोशिश करनी पड़े। और फिर सवाल यह है, इतना कमज़ोर आदमी कोई भी नहीं, इतना सबल आदमी कोई नहीं है जो यह कह सके कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। इतना कमज़ोर आदमी कोई नहीं है जो यह कह सके कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ये दोनों बातें मेरे ख़्याल में हैं। इतना कमज़ोर में कमज़ोर आदमी भी खोजना मुश्किल है जो यह कह सके कि मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बहुत मुश्किल है ये करना। लेकिन बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, और थोड़ा-सा भी जो कर सकता है उसको करने को राज़ी हो, तो भी हम सक्रिय को तोड़ते हैं। और जब 10 लोग थोड़ा-सा करने वाले मिल जाए तो साइकिल को और जोड़ दे तो तोड़ेंगे। एक मज़े की बात यह है कि इतना बड़ा जाल है कि अगर एक व्यक्ति उसके सामने अपने को खड़ा करके सोचे तो फ़ौरन हार जाएगा, और सोच भी ले तो हार गया। यानी अगर वह यह देखे कि इतना बड़ा जाल है, यह बात हुई, इसके खिलाफ मैं खड़ा होता हूँ, मैं कहा खड़ा सोचना ये असंभव है, मेरा गया, ये तो हार जाऊँगा। यह तो बात सच है, लेकिन अगर वह इस तरह सोचे कि इतना बड़ा जाल भी कुछ व्यक्तियों का ही बनाया हुआ है, और कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा मूल्य नहीं रखता, बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं रखता, छोटे से छोटा भी कम नहीं रखता, वह चूँकि चल रही है सिर्फ़ इसलिए ताकतवर मालूम पड़ता है। और जिस दिन तोड़ने वाला कड़ी मिल जाए तो एक कड़ी भी तोड़ देगी, फिर 1000 कड़ी मिलती चली जाती है। एकदम हज़ारों कड़ियाँ प्रतीक्षा करती है मनमोहन जी की, कोई आवाज़ दे और वे आ जाएँ, और हज़ारों कड़ियाँ में मन में आग होती है, लेकिन राह देखती है कि कोई जल जाए और हम जल जाएँ। इस दुनिया में एक आध लाख में एक आध आदमी होते हैं, जो दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करता। अधिकतर लोग प्रतीक्षा करते हैं, और हमें सिर्फ हमेशा उन थोड़े से लोगों को खोजने की ज़रूरत है जो प्रतीक्षा नहीं करते और जो कुछ कर सकते हैं। और कोई बार बहुत छोटे-छोटे लोग इतना बड़ा तोड़ देते हैं, लेकिन होता क्या है हमें यह दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि तोड़ते ही से वे बड़े-बड़े लोग हो जाते हैं। सब छोटे-छोटे लोग तोड़ते हैं दुनिया में, लेकिन इतिहास कभी नहीं आँक पाता कि छोटे आदमी कुछ करते हैं। सब काम छोटे आदमी करते हैं, लेकिन इतिहास में अंकते-अंकते वे सब बड़े आदमी हो जाते हैं, क्योंकि वे कर चुके हैं। और तब हम करते हैं कि वह बड़ा आदमी था, वह कर चुका, वो बड़े आदमी की वजह से नहीं किया इसलिए बड़ा आदमी था, और कोई भी छोटा आदमी। तो मुझे ये लगता है कि जो हम कर सकते हैं वह छोटा-सा कुछ, वह इस दिशा में करने का ख़्याल। अब आप जो कर रहे हैं, जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, वो लड़ाई बिल्कुल दूसरी है। जिस लड़ाई की बात मैं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल दूसरी है। और मैं आपसे कहता हूँ कि जिस लड़ाई में हम लड़ रहे हैं, जिसमें हम ₹100 वाले आदमी को ₹150 दिखा चलते हैं, अंततः वह लड़ाई रुपए की है, और जिससे हम दिलाना चाहते हैं ₹50, ₹50 जिस कारण से हम दिलाना चाहते हैं, उसी के कारण से वह भी ₹50 छोड़ना नहीं चाहता। जो बेसिक लड़ाई है, जो बेसिक लड़ाई है, और मेरा कहना है कि आप जब तक उसे ₹50 छुड़वा पाएँगे, जब तक आप ₹50 उससे छुड़वा पाएँगे लगकर, वह आप तभी छुड़वा पाएँगे जब वह 50 लाख और इकट्ठे कर लेना। और लड़ाई हमेशा गेप तन ही बन रही है, गेप जाता नहीं। हैरान होंगे आप, हम तो छोटी लड़ाई लड़ रहे हैं, रूस जैसे मुल्क तो बड़ी-बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन गेप खत्म नहीं होता, गेप बना हुआ है। सोच था कि इतनी बड़ी क्रांति होगी, सब गेप चला जाएगा, लेकिन गेप नहीं गया। वह जो कल मालिक था, अब मैनेजर है, मगर वह उतना ही रोकता रहता है, उतनी ही ताकत है, उतनी ही पकड़ है, बल्कि कल से पकड़ ज़्यादा बढ़ी है। मैं एक मज़ाक सुन रहा था कि खुशीब गए तिफलिस जब वह ताकत में था, तो वह की कम्युनिटी पार्टी के बड़े नेताओं के बीच उसने कहा कि अब तो हमारे पास सब कुछ है, आपके पास भी सबके पास कारें, रेडियो सब होंगे। सबने सिर हिलाया, सिर्फ एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो उसने कहा कि आप अपना नाम दें, यह कैसे हो सकता है? दूसरे दिन वो आदमी नदार हो गया, दूसरे दिन वो आदमी गायब हो गया। दूसरे दिन खुशेब ने पूछा कि वह जिस आदमी को गाड़ी वगैरह चाहिए थी, वह मिल गई ना? वो लोगों ने कहा कि ज़रूर मिल गई होगी, मुझे उस आदमी का कोई पता ही नहीं चल रहा। दूसरी घटना मैंने सुनी, वो आदमी गया क्योंकि उसने यह बात कैसे कही, गाड़ी है मतलब हाँ, भरनी चाहिए, गाड़ी है कि नहीं यह सवाल नहीं है। हाँ, करनी चाहिए थी। मैंने दूसरी घटना सुनी कि स्टेलिन के खिलाफ खुशेब बोल रहा था प्रोसीडियम में। उनकी तो एक आदमी ने यह कहा कि आप स्टेलिन के साथ ज़िंदगी भर थे, उस वक़्त आप क्यों नहीं बोले? खुशेब एक क्षण रुका, और उसने कहा कि जो सज्जन यह बोल रहे हैं वे कौन है? कृपया आपने करके अपना नाम तो बता दें। तो कोई आदमी ने नाम नहीं बताया, तो खुशेब ने कहा कि जिस वजह से आप नाम नहीं बता रहे हैं, अभी उसी वजह से मैं भी चुप रहा। ये क्या हुआ फ़र्क? माना कि छप्पर भी मिल गया है, और माना कि तनख्वाह भी मिल गई, लेकिन
बड़ा महंगा मूल्य हो गया। आत्मा पूरी बिक गई और वह जिस मैनेजर के हाथ में कल रुपए थे आज उसके हाथ में आत्मा भी चली गई। आदमी जो लड़ाई लड़ रहे हैं मनमोहन जी, वो लड़ाई असल में हम जिस मुद्दे पर लड़ रहे हैं वे मुद्दे ही लड़ाई के हैं। जब तक वैल्यूज नहीं बदलती तब तक आप रुपए के दीवाने की लड़ाई में कभी जीतेंगे ही नहीं। दिलवाते दिलवाते आप पाएंगे कि जब तक फासला आगे बढ़ गया तब इसको फिर मिल गए, यानी जब तक आपको छप्पर मिल जाए पाएगा आपके मजदूर को तब तक पाएंगे मालिक बहुत आगे बढ़ चला गया और छप्पर अब बेमानी हो गया। अब इसको कुछ और चाहिए और लड़ाई जारी है। ये जो सारी लड़ाई है अगर बहुत हम गौर से देखें तो पैसे की लड़ाई नहीं है, यह इस बात की लड़ाई है कि क्या समाज ऐसा ही रहेगा जिसमें एक आदमी किसी न किसी रूप में अपने अहंकार को बड़ा करके तृप्ति पाएगा और तृप्ति का कोई रास्ता नहीं हो सकता। जो बेसिक लड़ाई है वह यह है कि कोई में अपने अहंकार को भी तृप्ति करके वहाँ बस तृप्ति पा सकता हो और कोई तृप्ति का रास्ता नहीं है। अगर यही है तो फिर बहुत मुश्किल है कि मैं आपके पास कार होने दूँ। कि मेरे पास कार का मजा ही सिर्फ यह है कि आपके पास कार नहीं है और मेरे पास बड़े मजा का मजा भी यह है कि आपके पास झोपड़ है। और मैं जब छाया में बैठा था तो मुझे सुख ही इतना है कि कुछ लोग छाया में नहीं बैठे हुए और आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि वे छाया में बैठ जाए। छाया वाया का झगड़ा नहीं है, सारा झगड़ा यह है कि मेरा सारा सुख छीन लोगे आप। दिलावा रहे हो छाया उनको लेकिन मेरा सारा सुख छीन रहे हो, क्योंकि जो छाया में बैठा हुआ है उसे छाया वाया में बैठने का सुख नहीं है। बेसिक सुख इस बात का है कि वह छाया में बैठा है और दूसरे लोग छाया में नहीं है। और कल जब तक आप सबके लिए छाया का इंतजाम कर दोगे वह नया उपाय कर लेगा जिसमें वह ऊपर खड़ा हो जाएगा। वह कहेगा मेरे पास यह है जो तुम्हारे पास नहीं है और तकलीफ शुरू हो जाएगी। वह एयर कंडीशन में चला जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि जो हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं ये लड़ाई कोई 3000 साल से लड़ रहे हैं और नहीं जीत पा रहे हैं और कभी नहीं जीत पाएंगे। जीत ही नहीं पाएंगे क्योंकि गलत मुद्दे पर आप लड़ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हम लड़ाई तब जीत पाएंगे जब हम जीवन में तृप्ति के कुछ दूसरे रास्ते खोजेंगे। जैसे हम उस आदमी को कोई तृप्ति का अर्थ ना मालूम पड़े जो कि दूसरे आदमी को धूप में खड़े देखकर खुद छाया में बैठा है। यह आदमी एकदम अपमान्यता हो जाएगा, यह आदमी एकदम अपमान्य हो जाएगा। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत है, ना आपको कोई हड़ताल करने की जरूरत है। एकदम पूरे समाज में यह आदमी अपमान्य हो जाना चाहिए एकदम। लेकिन वे जो छप्पर के नीचे नहीं बैठे धूप में खड़े हैं वे भी इसको आदर देते हैं क्योंकि इसके पास छप्पर है। अब यह बड़ी मुश्किल की बात है, यह आदमी एकदम अपमान्य हो बिल्कुल चाहिए। इसका सब मामला खत्म हो जाना चाहिए। राहुल रूस गए पहली दफा जिस आदमी ने उनका स्वागत किया स्टेशन पर उनके हाथ मिलाए और हाथ खींच लिया। राहुल का हाथ बहुत मुलायम बहुत खूबसूरत और अच्छा है। वह कभी काम तो कुछ किया नहीं था। यह तो हिंदुस्तान में जो भी हाथ देखता था वह कहता था अरे बहुत मखमली हाथ है तुम्हारा। उस आदमी ने एकदम हाथ खींच लिया। राहुल ने कहा क्या बात है? उसने कहा आप हाथ किसी से भी ख्याल से मिलाना क्योंकि इस तरह के हाथ को हम अच्छे आदमी का हाथ नहीं समझते क्योंकि इसने काम नहीं किया। आप जिससे भी हाथ मिलाओ सोच पर मिलाना क्योंकि वो आदमी फौरन आपके प्रति नफरत से भर जाएगा कि ये आदमी मुफ्तखोर है। राहुल ने कहा कि मैं एक डर रहा हूँ पूरे वक्त की कोई हाथ मिलाए तो डर लगे क्योंकि हाथ मिलाया कि उसका चेहरा बदल फिर सोशल वैल्यूज बदलने की बात है। अगर एक आदमी बड़े महल में रह रहा है कर सुख होता है तो सुखी होने का कारण सोशल वैल्यू है। इसको डिसवैल्यू बनाना चाहिए। ये लड़ाई वड़ाई नीचे ऊंचे उसकी लड़ाई नहीं है। मेरी नज़र में हमें वैल्यूज बदलनी चाहिए। हम उस आदमी को आदर देंगे, किस तरह के आदमी को आदर देंगे, क्यों आदर देंगे, वह हमें सारा का सारा बदलना चाहिए। और एक दफ़ा वैल्यू बदल जाए तो आप हैरान होंगे। और आप नंगे आदमी को आदर दो आप 1000 आदमी पाओगे बबाई में नंगे खड़े हुए और आखिर साधु सन्यासी खड़े हुए हैं। और क्या वजह है? आप समझते हैं कोई अध्यात्म मिल गया है, सिर्फ उनको आदर देने वाले लोग हैं और कोई कारण नहीं है। आप आदर देंगे लोग 1000 आदमी कांटे पर लेट देंगे। तो जहाँ मामला बिल्कुल सफा है मेरा नज़र में लड़ाई यह है कि हम गलत चीज़ों में आदर देते रहे। हमें कुछ आदर का पूरा ढंग बदलना चाहिए और अगर हम आदर का ढंग बदल दे तो आप हैरान होंगे कि यह सोसाइटी जहाँ लड़ रही है वे मुद्दे इतनी सरलता से हल हो सकते हैं जिसको कि हम हल नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो यह लड़ाई जारी रहेगी। कम्युनिटी आ जाएगी तो भी लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि बेसिक वैल्यूज वही की वही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी पीछे पीछे हटने के पहले खुशेव ने कहा कि रूस में भी जो लड़ने पढ़ लेते हैं वे फिर अब स्टेब्लिशन सोसाइटी हो गई। रूस में तो वो अब मजदूरी करना नहीं चाहते, पढ़े लिखे लड़के क्लास होना चाहते हैं रूस में भी। फिर मैं पूछता हूँ मतलब क्या हुआ? यह 1930 की बात है। राहुल की जो घटना है आज 1965 में कोई जाकर पढ़ा लिया लड़ना कहता है कि मैं भी खेत पर काम करने नहीं जाऊंगा। तो फिर हिंदुस्तान में और अमेरिका में और रूस में लड़के के दिमाग में वैल्यू का फर्क क्या है? वह भी व्यवहारिक कारण और आदर्शपूर्ण समाजता है। तो फिर ठीक है, वही कहा वही हो गया। अब जो चीन और रूस के बीच झगड़ा है वह झगड़ा यह है कि रूस बिल्कुल ही कैपिटलिस्ट माइंड पर फिर आ गया वापस, क्योंकि बेसिक वैल्यू तो बदली ही नहीं थी। जबरदस्ती तुमने कोशिश की वह 50 साल में फिर खिसक गई। बड़ी संभावना यह है कि फिर मैं यह कहता हूँ कि जिस जिंदगी में हारना ही बिल्कुल हारना नहीं है